प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने विश्लेषण जन्म कुंडली का इस कार्यक्रम के अंतर्गत शुभ वाले कार्यक्रम के दूसरे हिस्से के साथ उपस्थित हूँ। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। आज के कार्यक्रम में आपसे चर्चा होगी लग्न, नवांश, दशमांश और किसी भी जातक की कुंडली में सबसे ज्यादा नवांश कुंडली क्यों आवश्यक होती है, इस बात को भी बताने वाला हूँ। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। कार्यक्रम के आरंभ में ही बात बता दूं तो रविवार के कार्यक्रम के लिए जो कल सुबह आने वाला है, उसके लिए अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस अवश्य ही आज के कार्यक्रम के कमेंट में लिख दे। साथ ही साथ जय श्री कृष्णा अवश्य लिखे और रविवार के रात्रि में जो 8 बजे कार्यक्रम आएगा, ये कार्यक्रम अवश्य देख ले। अपने प्रश्न नहीं लिखना ना भूलिएगा। आइए विषय पे लेके आता हूँ। सबसे पहले बताऊँ आपको मैं, तो इनकी कुंडली बनी थी। कल सुबह मैंने बनाया था, ये इस कुंडली पे सुबह ही चर्चा की थी मैंने सुबह वाले कार्यक्रम में। वृश्चिक लग्न की कुंडली बनी थी जहां दशम भाव बलवान था। शुक्र और सूर्य कर्म क्षेत्र के सुख, यानी कि अगर दशम स्थान से देखें तो 10वें भाव का 10वां है पर कंफ्यूजन में है, और सूर्य से दशम भाव के अधिपति स्वग्रही हैं और इस भाव पे गुरु चंद्र का प्रभाव, व्यक्ति को पिता का लाभ। ये जैसे मैंने कल वाले सूत्र पे जो पिता के बारे में मैंने बताया था कि सूर्य जहां बैठे हैं वहां से 10 घर अगला भाव अगर अपनी राशि का है या अच्छा बैठा है तो गड़बड़ी नहीं होती है पिता के साथ संबंधों में और पिता के सुखों में। नवांश कुंडली की चर्चा आज करने वाला हूं। नवांश कुंडली को बीज कुंडली कहा जाता है और इसकी महत्ता लग्न कुंडली से भी बिल्कुल कमजोर नहीं है। ये कई बार तो अपने आप को सिद्ध करने वाली कुंडली कह दी जाती है कि ये कुंडली जातक को सिद्ध करके बता देती है कि कैसे आपकी कुंडली में, लग्न कुंडली में बैठा ग्रह कभी कमजोर परिणाम दे सकता है अगर नवांश कुंडली में वो मजबूत नहीं है तो। लेकिन अगर लग्न कुंडली में कोई ग्रह मजबूत है और नवांश कुंडली में कमजोर है, या फिर लग्न कुंडली में मजबूत है और नवांश कुंडली में कमजोर है, या लग्न कुंडली में कमजोर है, नवांश कुंडली में मजबूत है, तो ये दोनों ही स्थितियां जातक के जीवन को होने वाले ग्रहों के प्रभावों को प्रभावित करती है और पड़ने वाले ग्रहों के प्रभावों को भी प्रभावित करती है। नवांश कुंडली में ठीक उसी तरीके से विश्लेषण किया जाता है जैसे लग्न कुंडली का। इसका स्वतंत्र अध्ययन उतना ही आवश्यक होता है जितना लग्न कुंडली का। आप जब कभी भी अपनी कुंडली किसी को दिखाएं, उससे अवश्य ही इस बात को कहें कि नवांश कुंडली कैसी बन रही है और नवांश कुंडली का अध्ययन कैसा है। जैसे यहाँ पे वृश्चिक लग्न की कुंडली बनती है जिसमें भाग्य भाव के अधिपति चंद्रमा जन्म कुंडली में बैठे थे केंद्र और त्रिकोण का योग लगा करके, और यहाँ के भाग्येश जन्म कुंडली के नवांश चैप्टर के लग्नेश बन गए और यहाँ लग्न के अधिपति होकर के जन्म कुंडली में कन्या राशि में बैठ रहे हैं जिसका अधिपति बुध केंद्र में आ रहा है। जन्म कुंडली में शुक्र, गुरु और सूर्य का एक साथ बैठना, जिसमें से शुक्र होते हैं पराक्रम के बाद चौथे भाव के अधिपति और इस कुंडली के लिए लाभेश होकर के लग्न में बैठे। शुक्र का प्रभाव यहाँ भी लग्न पे है, शुक्र का प्रभाव यहाँ भी लग्न पे है। ये स्थिति ही व्यक्ति को कई बार बहुत ज्यादा ऐश्वर्य संपन्न और ऐश्वर्यशाली बना देने के लिए काफी है। सप्तम भाव के अधिपति शनि होते हैं, मित्र की राशि में नहीं है पर मित्रवत बैठे हैं। इस वजह से व्यक्ति का दाम्पत्य ठीक होगा और साथ ही साथ दशम भाव के अधिपति स्वग्रही, इस वजह से कारोबार में विवाह के बाद भी कोई उत्थान पतन विशेषतया नहीं देखा जाता, विशेषतया पतन नहीं देखे जाते। गुरु के साथ सूर्य का बैठना, पंचम भाव पे मित्र की राशि, नवम भाव पे अपनी राशि पे दृष्टिपात और सप्तम भाव पे नीच की दृष्टि। यहाँ पे ये भाव कंफ्यूजन में था। यहाँ पे ये भाव, इस भाव से केंद्र में मंगल बैठे हैं और इस भाव का अधिपति 8वें जाकर के मृत्यु भाग में जा रहा है। इस कारण से हमें बिना विवाह मिलाए नहीं करना चाहिए। मिला करके कुंडली विवाह करने का अलग फायदा होता है। आप अपने बच्चों को संस्कार दें कि कुंडली मिलाने का अर्थ होता है, जन्म कुंडली मिलाने का सीधा अर्थ होता है हमारे शरीर के अंदर जो बैठे तत्व हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, उनका मेल सामने वाले व्यक्ति से कैसा हो रहा है। नवांश कुंडली के लग्नेश अगर जन्म कुंडली में दृक भाव या दुख स्थान में बैठेंगे तो विवाह विलंब के खतरे बनते हैं, और जन्म कुंडली के नवांश चैप्टर में दूसरे भाव में शनि अगर बैठेंगे तो कई बार विवाह के बाद आपसी मतभेद के योग भी बनते हैं। मतलब इसकी गुंजाइश है कि जातक का विवाह कभी कभी मतभेदों के साथ गुजरे, और कई बार जो दाम्पत्य में पत्नी होती हैं वो
सत्य बोलने के पीछे या कड़वा या कठोर बोलने के पीछे किसी को भी कुछ भी बोल देने वाली स्थिति में चली जाती हैं। तो ऐसा न हो, इस वजह से ही उनके साथ तत्वों का मेल आवश्यक होगा। और आप किसके साथ विवाह कर रहे हैं, ये बहुत ही समझदारी की बात होगी। विवाह में कुंडली का मिलान इसलिए आवश्यक होता है क्योंकि वो संबंध पूर्व जन्म से कितना बंधा हुआ है। वो व्यक्ति जिसके साथ आप विवाह में जा रहे हैं वो आपके साथ पूर्व जन्म में बंधा था, पूर्व जन्म में आपके संबंध उसके साथ थे या नहीं थे। दूसरे नंबर पे नवांश कुंडली के अध्ययन की आवश्यकता इस वजह से भी होती है कि लग्न कुंडली में जो ग्रह बैठा है वो नवांश कुंडली में अपनी स्थिति कितनी मेंटेन कर रहा है। अगर लग्न कुंडली में जो ग्रह अच्छा बैठा हो, अगर नवांश कुंडली में भी वो अच्छा बैठ रहा है, तत्पश्चात उस जातक का जीवन संपूर्ण तरीके से अच्छा हो जाता है। इसके अतिरिक्त वो ग्रह अपनी दशाओं में निश्चित रूप से अच्छे परिणाम देने के लिए बाध्य होता है। नवांश कुंडली के आवश्यकता में आपको अवश्य ही देख लेना चाहिए उसके अध्ययन के समय कि लग्नेश और लग्न पे किस ग्रह की दृष्टि है या लग्न में कौन से ग्रह बैठे हैं। जैसे यहाँ 2 परम मित्र ग्रह बैठे हैं और यहाँ 2 शत्रु ग्रह भी बैठे हैं, पर गुरु और शुक्र इस कुंडली में से अगर देखेंगे तो इस कुंडली के लिए भाग्येश लग्न में बैठे हैं। सूर्य होकर के बैठे हैं तो धनेश बैठे हैं, मतलब धन और भाग्य का योग लग्न में बन जाने से जहां उच्च के गुरु विराजमान हैं, इस कारण से व्यक्ति का दाम्पत्य धनवान बनाने वाला और धन से युक्त रहने वाला है। लग्न में शुक्र नीचा विलासी हो रहे हैं, इस कारण से कई बार व्यक्ति के विवाह में पत्नी में मतभेद सामने आने लगते हैं, या कई बार पत्नी का स्वास्थ्य थोड़ा बहुत परेशान रहे, या पत्नी के पीछे धन खर्च होता है, या कई बार उनका दर्शन उस तरीके का पैरेलली नहीं काम करता है जैसा करना चाहिए। ये इतनी सारी चीजें हैं। यहाँ पे शनि और राहु का जो पाप कर्त्री लगा है, ये नवांश कुंडली को कमजोरी में रखने वाला बन रहा है। अगर आपकी कुंडली में भी नवांश कुंडली में लग्न को पाप कर्त्री लगा है, इसका अर्थ होगा कि आपको अपने विवाह को बहुत ही ज्यादा संतुलित होकर के चलाने की आवश्यकता है और उसको नर्चर रखने की आवश्यकता है। उसकी देखभाल और सुरक्षा की जिम्मेदारी आप दोनों की हो जाएगी, मतलब पति और पत्नी दोनों ही। कई बार होता है, जैसे मेरे पास अभी कल ही एक कुंडली आई थी जिसमें मैंने बात कही कि उन्होंने कहा कि पंडित जी मेरे संबंध पति के साथ अच्छे नहीं हैं, पर घर में बाकी के सदस्यों से मेरे संबंध निश्चित रूप से अच्छे हैं। मैंने कहा 2023 चल रहा है, 3 साल इंतजार कर लीजिए, 26 के बाद जैसे 2026 का जनवरी आ जाएगा चीजें बिल्कुल ठीक होने लगेंगी। उन्होंने कहा कि पंडित जी उनका अफेयर किसी दूसरे के साथ है जो कि मैं जानती हूँ, उनके घर वाले कोई नहीं जानते। हमारे विवाह को 6 साल हो गए पर अभी तक हमारे बीच में पति और पत्नी जैसा कुछ भी नहीं है। मैंने कहा ये बहुत सामान्य बात तो नहीं है, पर फिर भी निस्संदेह अगर आप ये छोड़ करके विवाह जाएंगी तो आपको डबल नुकसान होगा। इस वजह से ग्रहों की दशा को बदलने का इंतजार करिए, जैसे ही दशाएं बदलेंगी चीजें बदलने पे आगे आ जाती हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि अगर कुंडली मिला करके विवाह हुआ हो तो किसी भी तरीके से विवाह टूटने में नहीं जाता है। निस्संदेह अगर कुंडली मिली है तो विवाह टूट नहीं सकता। निस्संदेह अगर कुंडली नहीं मिली है तो विवाह में दिक्कत भी होगी। भले कुंडली ना मिलाई जाए, पर अगर मान लीजिए 2 व्यक्ति की कुंडली है ही नहीं और उससे भी विवाह हो जाए, और अगर बाई चांस परोक्ष रूप से जो आपके पास कुंडली नहीं है फिर भी अगर कुंडली मिली है तो विवाह चल जाए। लेकिन अगर कुंडली सामने से है और कुंडली नहीं मिली है और विवाह हो रहा है तो विवाह में दिक्कत होती है। उसको फिर आप बलपूर्वक चला रहे हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि आपके पूर्व जन्म के कृत्य के आधार पर ही आपका विवाह और दाम्पत्य टिका हुआ है। इतनी सी चीजें। तो यहाँ पे जो शनि और राहु का पाप कर्त्री लगा है वो इस विवाह को परेशान करने के लिए अपनी जो है वो पराक्रम की स्तुति दिखाएगा, परंतु जन्म कुंडली में केंद्र में गुरु और सूर्य जैसे 2 परम मित्र बैठने के कारण कंफ्यूजन से युक्त होने के बाद एक वक्त पे आने पे विवाह बहुत अच्छा हो जाएगा। दशमांसा कुंडली में केंद्र में मंगल का बैठना, शनि का पंचम भाव को देखना, चंद्रमा का अष्टम में जाना, गुरु का 6ठे भाव में जाना भाग्येश होकर के, सूर्य और शुक्र का हर जगह एक साथ आना, ये व्यक्ति के जीवन को कंफ्यूज करने वाला और कई बार उसके पराक्रम का संपूर्ण फलादेश कमजोरी में या निगेटिविटी, या फिर ये कह सकते हैं कि व्यक्ति अपनी ऊर्जा का सतत सही इस्तेमाल कई बार
नहीं कर पाता है, जिसके कारण कई बार उसे परेशानियों से गुजरना पड़ता है। उस जातक को जिनकी ये कुंडली है उन्हें अपनी दिनचर्या पे निश्चित रूप से अवश्य ही ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। जैसे अगर आप देखें तो बुध अष्टम भाव में बैठे हैं, जो सप्तम का दूसरा होता है। विवाह के बाद आर्थिक परेशानी के योग नहीं है, पर मानसिक परेशानी के योग संभवतः थोड़े से बनेंगे, लेकिन वो भी कम होंगे। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि विवाह बिना मिलाए ना करें, और क्योंकि ये यहाँ पे जो शनि राहु का योग बना है, ये व्यक्ति के जीवन को कई बार कितने तरीके से परेशान करेगा ये कोई गिन नहीं सकता। इस वजह से इसकी सावधानी बरतनी होगी। अगर विवाह करना हो तो वृषभ राशि के जातक से, सिंह राशि के जातकों से मतलब जातिकाओं से, और इसके अतिरिक्त आपकी कुंडली में मीन राशि की जातिकाओं से विवाह किया जा सकता है। विवाह की दिशा उत्तर दिशा से हो तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। कर्म कुंडली कैसी बनी है तो कर्क लग्न की कुंडली बनी है, लग्नेश जाकर के जन्म कुंडली में अष्टम में। इस वजह से इनिशियल स्टेप लेने में, कार्य क्षेत्र को पकड़ करके आगे बढ़ने में और अपनी दिनचर्या को सेट करने में व्यक्ति को गड़बड़ी यहां भी हो रही थी और यहां भी हो रही है। यहां भी सप्तम भाव के अधिपति जो व्यापार भाव है, मित्र की राशि में बैठे तो हैं, पर धन भाव में कंफ्यूजन वापस बन रहा है। घुमा फिरा करके रगड़ के साथ अगर व्यक्ति संपूर्ण मानसिक स्थिति को मजबूत रख के अपने करियर को दिमाग देगा, बल देगा तो सफल होगा, पर उसमें आपको सबसे पहले छोटे पैसों पे, कम पैसों पे बहुत मेहनत के साथ अपने आप को सिद्ध करना होगा। उसके बाद आपका करियर सेट होगा। चतुर्थ भाव के अधिपति का तीसरे में जाना ये योग अच्छा होगा। धन में जाना, पंचम भाव के अधिपति का स्वग्रही होना, ये व्यक्ति को ये बता रहे हैं कि व्यक्ति किसी भी तरीके से अपना आत्मबल कभी कमजोर ना करे। अगर वो रुक जाता है, अगर वो पेशेंस रख लेता है, क्योंकि मंगल की नीच दृष्टि पड़ रही है लग्न पे, तो कई बार पेशेंस कमजोर या जवाब देने लगता है। लेकिन अगर आप उस पर थोड़ा धैर्य रख लेते हैं तो निश्चित रूप से लग्नेश चूंकि अष्टम में है, मंगल चूंकि लग्न को नीच दृष्टि से देख रहे हैं, इस कारण से अपने आप को शांत धैर्यवान बना करके रखने से आपका करियर भी एक वक्त पे निश्चित रूप से ग्रोथ से युक्त हो जाएगा। भाग्य का सुख आपकी कुंडली में मिल रहा है पर वो प्रतियोगिता में है। बड़े बुजुर्गों का सुख मिल रहा है पर वो प्रतियोगिता में है। एकादशी का व्रत, गुरुजनों का आदर, माता पिता का सत्कार और उनकी सेवा, गाय की सेवा और उनको कष्ट देने वालों को पहचान लेना। अब एक बात और बता दूं, मैंने फेसबुक पे एक पोस्ट डाला हुआ है जिसमें ये बात बड़े प्रसिद्ध कथावाचक हैं और गुरुतुल्य हैं, उनसे हमेशा कुछ न कुछ सीखने को मिल जाता है। आप लोग जाकर के अवश्य देखिएगा किस तरीके से श्रावणी मेले में विधर्मियों के द्वारा हमारे सनातन धर्म को कमज़ोर करने के लिए प्रपंच चलाए जाते हैं। तो आप लोग भी जहाँ कहीं भी हैं, जब कभी भी किसी भी मंदिर में जाएं, आवश्यक रूप से उसी से फल और मिष्ठान और पुष्प आदि खरीदें जो कम से कम अपने आप को सनातनी और श्रेष्ठ सनातनी बनाने पे तुला हो। आप श्रेष्ठ सनातनी बनिए, कट्टर सनातनी नहीं। कट्टरता नुकसानदायक हो जाती है, ध्यान से समझिएगा। श्रेष्ठ सनातनी बनना है, श्रेष्ठ हिंदू बनना है, कट्टर हिंदू नहीं। कट्टरता व्यक्ति को हिंसा में डुबो देती है, जबकि श्रेष्ठता उसको परिपक्व करके उसे मजबूत और स्थिर मानसिकता का बना देती है। तो कहने का अर्थ है कि अपने आप को पहचानिए और अपने लोगों को पहचानिए। सभी अपने हैं, कोई दूसरा नहीं है, पर उसमें से कुछ ऐसे हैं जो आपको भ्रष्ट करना चाहते हैं और आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। उन लोगों को पहचानने की शक्ति विकसित करिए, उनकी गतिविधियों पे नजर रखिए, पैनी दृष्टिकोण विकसित करिए और अपने भगवान ठाकुर जी को बचाने के लिए विधर्मियों से हमेशा लड़ते रहने की आवश्यकता है। ये बात तो तय है कि आने वाले समय में हमारी नाक कटने वाली है, पर अगर हम सनातन धर्म और अपने संस्कार और धर्म की सुरक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे तो शायद हमारी अयोध्या पूरी बच जाए, शायद हमारी काशी बच जाए और शायद हमारे वृंदावन बच जाए। ऐसे कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। ये कुंडली यहाँ शनि राहु और कर्म क्षेत्र में एकमात्र पंचम चतुर्दशम स्थान में मंगल के बैठने से यहाँ तो ठीक है, पर लग्नेश के अष्टम में बैठने से गड़बड़ी भी है। इस वजह से इस कुंडली को आरंभ से लेकर के अंतिम तक बहुत ही सावधानी से बिताने की आवश्यकता होगी। साथ ही साथ कर्म क्षेत्र में आरंभ में थोड़ी बहुत दिक्कत मशक्कत होगी, धन थोड़े बहुत कंफ्यूजन के साथ आएगा, पर बाद में चल करके जैसे ही सूर्य की दशा होगी, जैसे ही गुरु की दशा होगी, चीजें धीरे धीरे ठीक होने लगेंगी।
विवाह में जब कभी भी शनि की दशा हो, दाम्पत्य के लिए बता दूं, जब कभी भी शनि की दशा हो, राहु की दशा हो, उसके बाद केतु की दशा हो, उसके बाद मंगल की दशा हो, इन सभी दशाओं में अपने दाम्पत्य को और अपने डेली रूटीन को ठीक रखने की कोशिश करिएगा। अपने संपूर्ण जीवन में जब कभी भी शुक्र की दशा हो, शुक्र में बुध चलते हो, बुध की दशा में जब शनि चलते हो, जब बुध की दशा में मंगल चलते हो, तो ऐसी स्थिति में कई बार अपने आप को ठीक रखने की आवश्यकता होगी। इसके अतिरिक्त इस कुंडली में बल है। ये कुंडली वृश्चिक लग्न की है, जिस पे मैंने कल विस्तार से कार्यक्रम बनाया था और बताई थी बात कि कैसे वृश्चिक लग्न वालों से हमें किस तरीके से उनके साथ अपना बिहेवियर रखना चाहिए। और यहाँ पे यहाँ का भाग्येश ही यहाँ अगर लग्नेश बनेगा तो ये अपने आप में भी चौतरफा 4 गुना वृद्धि करने वाला योग बन जाएगा। नवमांश कुंडली में अगर केंद्र में गुरु बैठे हैं तो दाम्पत्य को लेकर के किसी भी तरीके की परेशानी को वो कमजोर और कम करने वाले बन जाते हैं। इसके अतिरिक्त अगर लग्न में गुरु और सूर्य बैठे हैं तो दाम्पत्य का क्षेत्र ठीक होता है, लेकिन सप्तम भाव के अधिपति शत्रु के घर में है, इस वजह से कई बार कमजोरी भी देखने को मिलती है। मंगल का प्रभाव यहाँ भी है, मंगल का प्रभाव यहाँ भी है। जल्दबाजी से युक्त होकर के कोई भी निर्णय ना लें, नहीं तो आपको मिलने वाली चीजें कई बार कम मिल सकती हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।